नमस्कार, आप देख रहे देवभूमि समाचार में आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कारगिल विजय दिवस पर शहीद जवानों को किया नमन। धामी सरकार ने की बड़ी घोषणाएं, अनुग्रह राशि बढ़ाने के साथ सैनिक विश्राम गृह की स्थापना का ऐलान। राजधानी देहरादून में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सौगात। स्मार्ट सिटी और रोडवेज बसों में मिलेगा निःशुल्क यात्रा का लाभ। जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश। पिथौरागढ़ के मुंसियारी में इकोहट निर्माण में बड़ा घोटाला। वन विभाग ने की सीबीआई और ईडी से मामले में जांच की मांग। वन संरक्षक विनय कुमार भार्गव को कारण बताओ नोटिस जारी। और उत्तराखंड से भी जुड़े यूपी के जांगुर बाबा के तार। देहरादून में ऑपरेशन कालनेमी के तहत धर्मांतरण से जुड़े मामले का खुलासा। युवतियों को बनाया जा रहा था निशाना। कारगिल विजय दिवस के मौके पर देहरादून के गांधी पार्क स्थित शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भूतपूर्व सैनिकों और शहीद के परिवार वालों के साथ मिलकर देश की रक्षा में प्राण न्यौछावर करने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं कारगिल विजय दिवस पर धामी सरकार ने सैनिकों को बड़ा तोहफा देते हुए परमवीर चक्र विजेताओं को मिलने वाली 50 लाख की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपए करने की घोषणा की है। साथ ही चमोली में ECHS सेंटर और नैनीताल में सैनिक विश्राम गृह की स्थापना करने की भी घोषणा की है। सबसे पहले तो आज कारगिल विजय दिवस के अवसर पर सभी कारगिल में अपना बलिदान देने वाले सभी वीर जवानों को नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और हम ऐसे दिवस पर ये संकल्प लेते हैं, ये प्रण लेते हैं कि हमारे वीर जवानों ने जिन उद्देश्यों के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, हम उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप हमेशा काम करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। हमारे जो वीर जवान थे उनके बलिदानियों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को हमने 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया है। इसी प्रकार परमवीर चक्र विजेताओं को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपया करने का भी हमने ये घोषणा की थी और उसका आप शासनादेश कर दिया है। और उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि आप देखो, ये जो इतनी जो हमारी जानें गई, उसमें अगर हमारा आज जैसी एफिशिएंसी होती तो शायद कम से कम, अगर मैं कहता हूँ एक भी जान बच जाती, वो भी बहुत मायना रखता है। और मेरे हिसाब से कम आप 1/4 जाने तो बचा ही लेते, क्योंकि टेक्नोलॉजी जिस तरह से अभी हमने एडवांस करी है, हम बहुत कुछ कर सकते थे। वहीं राजधानी देहरादून में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उनके उत्तराधिकारियों को जिला प्रशासन ने बड़ी सौगात दी है। जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान जब स्वतंत्रता सेनानियों की पहली पीढ़ी के परिजनों ने स्मार्ट सिटी और रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की मांग उठाई, तो जिलाधिकारी ने तुरंत ही आदेश जारी कर स्मार्ट सिटी बसों में फ्री यात्रा सुविधा लागू करने की घोषणा की। जिलाधिकारी ने कहा कि स्मार्ट सिटी बसों में इस सुविधा की जानकारी देने के लिए विशेष फ्लैक्स भी लगाए गए हैं। एक भूखंड जो हमारा शासन देश के अकॉर्डिंग हर एक उत्तराधिकारी का हक है, उसके लिए नगर निगम को अधिकृत किया गया है। और इस क्रम में जो हमारे सम्मानित मेयर साहब हैं, उनको हमने व्यक्तिगत निवेदन भी किया है और राइटिंग में उनको सारी डिटेल्स भी प्रोवाइड की हैं, तो जिससे हमारा जो भूखंड आवंटन की कार्रवाई है वो विधिवत गतिमान रहे। सेकेंडली जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें सुगमता के लिए सभी उत्तराधिकारियों के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवल स्मार्ट सिटी की सभी बसेस में किया गया है और वो उसका क्रियान्वयन भी हो चुका है और उसके साइन बोर्ड्स भी सभी बसेस में इंस्टॉल किए जा चुके हैं। उत्तराखंड की सभी स्कूल भवनों की सुरक्षा ऑडिट अब किया जाएगा। दरअसल राजस्थान में हुए स्कूल हादसे के बाद धामी सरकार एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए अधिकारियों के साथ बैठक कर ये निर्देश दिए हैं कि जर्जर और असुरक्षित स्कूल भवनों में छात्रों को न बैठाया जाए, साथ ही उनके पुनर्निर्माण की दिशा में काम किया जाए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि अधिकारियों के साथ लापरवाही को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
जर्जर स्कूल देखिए, हमारे नौनिहाल, हमारे विद्यार्थी, छात्र छात्राएं, हमारे बच्चे जिन भवनों में भी स्कूल में जाते हैं, मैंने कहा है कि वर्षा काल में चूँकि कभी भी कोई खतरा न हो, इसके लिए उनका ऑडिट किया जाना चाहिए, उसकी ठीक प्रकार से जांच की जानी चाहिए। यदि सुरक्षित नहीं है तो उन स्कूलों में बच्चों को नहीं भेजा जाना चाहिए। उत्तराखंड में एक और बड़ा घोटाला हो चला है। आपको बता दें कि वन विभाग द्वारा बनाए गए इको हट्स के निर्माण में करोड़ों के घोटाले का खुलासा हुआ है। निर्माण में भारी अनियमितता बरती गई और धन के दुरुपयोग का आरोप लगा है। अब वन विभाग ने इस पूरे मामले में सीबीआई और ईडी से जांच की मांग की है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में हुआ एक और बड़ा घोटाला। वन विभाग की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। इको हट्स के निर्माण में करोड़ों का घोटाला। अब सीबीआई और ईडी से जांच की मांग। उत्तराखंड में एक और बड़ा घोटाला हो गया। एक और नए घोटाले का खुलासा हुआ है। पिथौरागढ़ जिले में मुनस्यारी रिजर्व फॉरेस्ट में वन विभाग द्वारा बनाए गए इको हट्स के निर्माण में करोड़ों रुपए के घोटाले का खुलासा हुआ है। ये मामला विभाग के वरिष्ठ अधिकारी संजीव चतुर्वेदी द्वारा मार्च 2025 में सौंपी गई 446 पन्नों की जांच रिपोर्ट से सामने आया। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018 से 19 में तत्कालीन डीएफओ डॉक्टर विनय कुमार भार्गव ने बिना टेंडर और प्रशासनिक अनुमति के 1,63,00,000 रुपए खर्च कर इको हट्स बनवा दिए। निर्माण सामग्री फर्जी फॉर्मों से खरीदी गई और 13 बिल एक ही दिन में पास कर 87 लाख से अधिक का भुगतान कर दिया गया। जांच में ये भी सामने आया कि अगस्त 2020 में एक संस्था से एमओयू किया गया जो सितंबर 2020 में ही रजिस्टर्ड हुई थी। इस संस्था को बिना विज्ञापन और स्वीकृति के इको हट से 70% राजस्व सौंपा गया। फंड ट्रांसफर वन अग्नि नियंत्रण और प्रशिक्षण योजनाओं से भी हुआ। वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 का उल्लंघन भी हुआ क्योंकि इको हट सीमेंट कंक्रीट से बनाए स्थायी ढांचे थे। अब मामले में सीबीआई और ईडी से जांच की मांग की गई है। वन विभाग का प्रथम दृष्टया उसमें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है और उसका जवाब आते ही आगे कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि शासन ने डॉक्टर भार्गव को 18 जुलाई 2025 को नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब मांगा और चेतावनी दी गई है कि यदि समय पर संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। बता दें कि ये घटना कॉर्बेट टाइगर सफारी घोटाले के बाद अब तक की दूसरी सबसे बड़ी अनियमितता मानी जा रही है। उत्तराखंड के अस्पतालों में दूर दराज से आने वाले मरीजों के साथ साथ तीमारदारों के लिए धामी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इलाज के लिए दूर से आने वाले मरीजों और तीमारदारों को अब ठहरने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा क्योंकि प्रदेश की धामी सरकार देहरादून और हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में विश्राम गृह बनाने जा रही है। रिपोर्ट देखिए। मरीजों और तीमारदारों के लिए धामी सरकार का बड़ा कदम। दूर दराज से आने वाले लोगों को ठहरने में अब नहीं होगी परेशानी। धामी सरकार कर रही उनके रुकने की व्यवस्था। तैयार हो रहा विश्राम गृह। उत्तराखंड में इलाज करवाने के लिए लोग दूर दराज से आते हैं, लेकिन अक्सर ही दूर से आने वाले मरीजों और तीमारदारों को ठहरने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मरीज के इलाज के दौरान तीमारदारों को रुकने के लिए परेशान होना पड़ता है, लेकिन इस परेशानी का हल अब धामी सरकार ने निकाला है। धामी सरकार ने मरीजों और तीमारदारों के लिए बड़ा कदम उठाया है। देहरादून और हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में मरीजों के तीमारदारों के लिए विश्राम गृह बनाया जाएगा, जिसमें उनके ठहरने, बैठने, पेयजल, भोजन, शौचालय समेत कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में विश्राम गृह सुविधा के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग और सेवादान आरोग्य संस्था के बीच एमओयू किया गया है। मेडिकल कॉलेज में विश्राम गृह बनने से तीमारदारों को ठहरने की सुविधा मिलेगी। भर्ती मरीज से मिलने के लिए आने वाले लोगों को भी ठहरने की सुविधा मिलेगी। सेवादान आरोग्य संस्था से किच्छा स्थित एम्स सैटेलाइट सेंटर में भी ये व्यवस्था करने की बात चल रही है और इस पर संस्था ने सहमति भी जताई है। अब आपको बताते हैं विश्राम गृह में आखिर क्या क्या व्यवस्था रहने वाली है। विश्राम गृह में आपको नाश्ता 20 रुपए में मिल जाएगा। दोपहर और रात का खाना 35 रुपए में उपलब्ध होगा। राजकीय मेडिकल कॉलेज देहरादून द्वारा 1750 वर्ग मीटर और राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी द्वारा 1400 वर्ग मीटर भूमि विश्राम गृह के निर्माण के लिए उपलब्ध कराई गई है। आने वाले 20 सालों के लिए एमओयू वैध रहेगा।
सेवादान आरोग्य फाउंडेशन जल्द ही दोनों मेडिकल कॉलेज में कुल 350 बिस्तरों की क्षमता वाले विश्राम गृह का निर्माण करेगी। 10 बेड वाले 5 और 8 बेड वाले 2 कमरों में 55 रुपए प्रति बिस्तर तीमारदारों को उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा 6 बेड वाले 5 कमरों में तीमारदारों को 75 रुपए में बिस्तर उपलब्ध करवाया जाएगा। विश्राम गृह में डबल बेड वाले 33 कमरे का 330 रुपए प्रति कमरे की दर पर तीमारदारों को उपलब्ध होगा। डबल बेड वाले 8 एसी कमरे 850 रुपए में उपलब्ध होगा। विश्राम गृह में 4 बेड वाले 36 कमरे का दर 75 रुपए प्रति बिस्तर के हिसाब से उपलब्ध करवाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग में हम निरंतर जो है एक से एक बड़े काम कर रहे हैं। अब हल्द्वानी में और देहरादून मेडिकल कॉलेज में हम 350 कमरों के एक जो तीमरदार हैं उनके लिए जो है आवास बना रहे हैं, ताकि जितने भी मरीज उसके साथ जो तीमरदार आते हैं उनके लिए बहुत सस्ते रेट में 100 रुपए में कमरा उनको मिल जाएगा और खाना भी मिल जाएगा। तो आज वो एमओयू के हैं और बहुत जल्दी जो है तीमरदारों के लिए एक बहुत अच्छा जो है आवास वहाँ पे बनेंगे, ताकि उनको कोई दिक्कत न रहे। वहीं धामी सरकार के इस कदम से विपक्ष सरकार को घेरने का काम कर रहा है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि जिला अस्पतालों में लचर स्वास्थ्य सुविधाओं से मरीज को दर दर भटकना पड़ता है। पहले मरीजों की अच्छी सुविधा और अच्छी टेक्नोलॉजी की मशीन उपलब्ध करवाई जाए, जिससे मरीजों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। देखिए, विश्राम गृह तो सरकार को पूरे राज्य में बनाने चाहिए, सारे जिला अस्पतालों के सामने बनाने चाहिए, सारे मेडिकल कॉलेजेस के सामने बनाने चाहिए। वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे पहले तीमारदार के लिए तो आप व्यवस्था करें, निश्चित होनी चाहिए। बीमार के लिए डॉक्टर की व्यवस्था करें, बीमार के लिए मशीनों की व्यवस्था करें, बीमार के लिए उपकरणों की व्यवस्था करें, बीमार के लिए दवाओं की व्यवस्था करें, सुपर स्पेशलिस्ट की व्यवस्था करें। पूरे राज्य के तमाम जिला अस्पताल जो हैं वो रेफरल सेंटर बने हुए हैं आपके। इतना हो रखा है कि हल्द्वानी का मेडिकल कॉलेज भी जो है वो जॉली ग्रांट और एम्स लोगों को भेज रहा है। श्रीनगर का मेडिकल कॉलेज तो बिल्कुल सारे जितने मामले आते हैं गंभीर मामले उनको जॉली ग्रांट, इंद्रेश, एम्स इनको भेजता है। सारे पूरे प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं जर्जर हो रखी हैं। सरकारी अस्पतालों में अक्सर मरीजों के साथ आने वाले तीमारदारों को लंबे इलाज के चलते आसपास के महंगे कमरों में रुकना पड़ता है, जिससे आर्थिक तौर पर कमजोर परिवार के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब विश्राम गृह बनने से तीमारदारों को काफी सुविधा मिलेगी। उत्तराखंड में प्रधानाचार्य के पदों पर विभागीय सीधी भर्ती का शिक्षक संघ ने विरोध करना शुरू कर दिया है। कैबिनेट फैसले के बाद शिक्षक संगठन ने विभागीय मंत्री धन सिंह रावत से मिलकर नाराजगी भी जताई और पंचायत चुनाव के बाद आंदोलन की चेतावनी दी है। रिपोर्ट देखिए। प्रधानाचार्य के पदों पर सीधी भर्ती का विरोध, राजकीय शिक्षक संघ ने उठाई आवाज, संगठन ने आंदोलन की दी चेतावनी। उत्तराखंड में प्रधानाचार्य के पदों पर विभागीय सीधी भर्ती का राजकीय शिक्षक संघ ने विरोध किया है। संगठन ने कैबिनेट फैसले के बाद विभागीय मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से मिलकर नाराजगी जताई। संगठन ने कहा कि विभागीय सीधी भर्ती हजारों शिक्षकों के साथ अन्याय है। राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष राम सिंह चौहान का कहना है कि चुनाव खत्म होने के बाद इसके विरोध में आंदोलन किया जाएगा। शिक्षकों को इस तरह की नियमावली मंजूर नहीं है। पहले तो मैं कहूँगा कि सरकार और शासन की हठधर्मिता है। हमारे लगभग 98% टीचर इसमें छूट रहे हैं, केवल 2% लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये भर्ती की जा रही है। और हमारे पास केवल 2 ही पदोन्नति के पद हैं, एक हेडमास्टर और एक हेडमास्टर बाद प्रिंसिपल या ELT से लेक्चरर। राजकीय शिक्षक संघ हर उस स्थिति तक जाएगा कि जो कभी सरकार ने सोचा भी नहीं होगा। हम इसका विरोध करेंगे, किसी भी दशा में हम प्रधानाचार्य भर्ती नहीं होने देंगे। इस प्रकार से कैबिनेट में उन्होंने ये प्रस्ताव लाकर इसको खोलने का काम किया है और ये सारे काम छात्रों के हित में किए गए हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि इसमें शिक्षक संघ भी इस बात को महसूस करेगा कि भाई जो विद्यालय प्रधानाचार्य विहीन हैं उन पर आखिर कैसे व्यवस्था बनाई जाएगी। तो मुझे लगता है कि सरकार के इन प्रयासों को छात्रों के हित में देखना चाहिए।
प्रधानाचार्य के 50% पदों पर विभागीय भर्ती परीक्षा के लिए नियमावली में हुए 3 बड़े बदलाव। LT संवर्ग के सहायक अध्यापक भी 15 साल की सेवा पूरी होने पर भर्ती में हो सकेंगे शामिल। वहीं ऐसे प्रवक्ता जिनके पास B.Ed की डिग्री नहीं, वो भी इसके लिए पात्र होंगे। भर्ती आयु की सीमा बढ़ाकर 50 से 55 वर्ष की गई है। प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य के 85% पद खाली हैं, जिसमें 1385 स्कूलों में से 1190 में प्रधानाचार्य ही नहीं है, जबकि प्रधान अध्यापकों के 923 में से 808 पद खाली पड़े हैं। इन सभी खाली पदों को जल्द से जल्द भरने के लिए धामी सरकार ने निर्णय लिया है। लेकिन वहीं सरकार के इस फैसले का राजकीय शिक्षक संघ ने विरोध करते हुए फैसले को वापस लेने की मांग की है। तो वहीं दूसरी ओर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी सरकार को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी का कहना है कि सरकार का ये फैसला उन शिक्षकों के हक पर कुठाराघात करने का काम कर रहा है, जो लंबे समय से कनिष्ठ पद पर रहकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एक और तो सरकार कह रही है कि जो 55 साल से ऊपर हैं उनको प्रधानाचार्य बनाया जाएगा, और दूसरी ओर ये कह रहे हैं कि इसकी डायरेक्ट भर्ती की जाएगी। सरकार की स्थिति स्पष्ट नहीं है। जो वर्षों से जो शिक्षक वहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनकी सीनियरिटी हो गई है, उन्होंने पूरा जीवन शिक्षा में बच्चों को पढ़ाने के लिए दिया है, उनका जीवन स्तर बढ़ाने के लिए दिया है। आज इस प्रकार का निर्णय लेने से पहले सरकार को शिक्षक संघ से भी वार्ता करनी चाहिए थी, राजनीतिक जो दल है उनसे भी वार्ता करनी चाहिए थी। एक जो आम सहमति होती उस पर सरकार को निर्णय लेना चाहिए। एक तरफ सरकार ने प्रधानाचार्य के खाली पड़े 50% पदों पर विभागीय भर्ती परीक्षा के लिए नियमावली में 3 बड़े बदलाव किए, तो वहीं दूसरी ओर राजकीय शिक्षक संघ ने सरकार के इस फैसले को वापस लेने की मांग की है और साथ ही चेतावनी दी है कि अगर समय रहते इस फैसले को वापस नहीं लिया जाता तो सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। अब इसमें गेंद सरकार के पाले में डाल दी गई है। सवाल है कि क्या सरकार रोल बैक करेगी या फिर कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने LUCC चिटफंड घोटाले में जांच CBI से करवाने की मंजूरी दे दी है। प्रदेश में LUCC चिटफंड कंपनी ने लगभग 92 करोड़ का घोटाला किया और देश छोड़कर कंपनी के लोग भाग निकले। इस कंपनी में उत्तराखंड के हजारों लोगों ने अपनी गाड़ी कमाई गंवा दी है। रिपोर्ट देखिए। LUCC चिटफंड घोटाले की होगी CBI जांच। CM धामी ने दी जांच की मंजूरी। उत्तराखंड में कंपनी ने किया 92 करोड़ का घोटाला। लोगों की मेहनत की कमाई डकार गई कंपनी, अब कसेगा शिकंजा। उत्तराखंड में LUCC नामक चिटफंड कंपनी की शुरुआत साल 2017 में हुई, जिसके बाद ये कंपनी गढ़वाल श्रीनगर आई और वहां उसने गढ़वाल श्रीनगर को अपना बेस कैंप बनाकर लोगों को पैसा दोगुना करने और बैंक से ज्यादा ब्याज देने का वादा कर बड़ी मात्रा में लोगों से पैसे जमा करवाए। यहाँ तक कि इस चिटफंड कंपनी ने स्थानीय लोगों को अपने यहाँ नौकरी भी दी ताकि लोगों में भरोसा और बढ़ जाए और लोग कंपनी में पैसा जमा कर सके। जिसके बाद कंपनी ने पहले लोगों का विश्वास जीत लिया और बाद में करोड़ों रुपए लेकर विदेश फरार हो गई। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस घोटाले की जांच CBI से कराने की मंजूरी दे दी है। निश्चित तौर पर जिन संस्थानों ने, जिन इस तरह के बैंकिंग संस्थानों ने आम आदमी की जेबों पर डाका डालने का काम किया, उनको ठगने का काम किया, तो निश्चित तौर पर वो दंड के भागीदार होने चाहिए। और उसके लिए अब CBI जांच के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री का मैं साधुवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जो इस तरह का निर्णय लिया है। जो लाखों हजारों हमारे जो नागरिक हैं इस व्यवस्था से दुखी थे, उनको ठगा गया था, उनको न्याय मिलेगा। इस घोटाले को लेकर देहरादून, टिहरी, कोटद्वार, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी में 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। कंपनी की धोखाधड़ी का पहला मामला 1 जून 2024 को सामने आया था। कोटद्वार की रहने वाली युवती ने इस कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाया। दुग्गड़ शाखा में कार्यरत मैनेजर विनीत सिंह और कैशियर प्रज्ञा रावत पर खाता खोलने के नाम पर पैसे लेकर धोखाधड़ी का आरोप लगा था। कोतवाली कोटद्वार में मुकदमा दर्ज किया गया था। पौड़ी पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा था। वहीं इस घोटाले की जांच के लिए गढ़वाल सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी, हरिद्वार सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, नैनीताल सांसद अजय भट्ट, टिहरी सांसद मालाराज लक्ष्मी शाह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर घोटाला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। आज हम गृह मंत्री से हमने मुलाकात की थी।
हमने गृह मंत्री जी से आग्रह किया कि इस कंपनी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके प्रमोटर्स जो विदेश में हैं, इंटरपोल की चाहे मदद लेनी पड़े उनको लाना चाहिए और लोगों को जो उनका मेहनत का पैसा है वह मिलना चाहिए। आने वाले समय में हम लोग फिर दोबारा से विदेश मंत्री जी से मिलेंगे और उन लोगों के पासपोर्ट रद्द हों और उनके खिलाफ कार्रवाई हो, इस तरह की हम पूरी प्रक्रिया चलाएंगे। गृह मंत्री जी ने हमको आश्वासन दिया है कि वह जरूर इस पर कार्रवाई करेंगे और जो सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। आने वाले समय में लोगों का पैसा उनको मिल सके, इसके लिए हर संभव प्रयास आने वाले समय में हम लोग करने वाले। सीबीआई जांच हमने, चूँकि मेरे पास ये मैटर आज नहीं, काफ़ी दिनों से मैटर चल रहा है और काफ़ी हमारे जो सामान्य परिवारों के लोग हैं, अपने पूरे जीवन भर की जिन्होंने गाड़ी कमाई है, उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। और हमने इससे पहले आज से लगभग 2 माह पूर्व मेरे से सभी आंदोलन करने वाले जो पीड़ित लोग थे मिलने के लिए आए थे, तभी हमने सब बात कर ली थी और हमने कहा था कि हम इसकी पूरी जांच राज्य स्तर पर करेंगे और अगर किसी इंटरपोल जैसी एजेंसी की अगर आवश्यकता होगी तो उसकी भी लेंगे। लेकिन हमारे अधिकारियों ने और सबने सारी जांच करने के बाद पुलिस विभाग ने, गृह विभाग ने एक आकलन करके मुझे रिपोर्ट भेजी कि इसमें सीबीआई की जांच की जानी चाहिए। हमने उसको सीबीआई जांच के लिए अग्रसारित कर दिया है। दरअसल LUCC चिटफंड कंपनी की धोखाधड़ी के मामले लगातार सामने आते रहे और इस मामले में पुलिस ने कंपनी के स्टेट हेड सहित कुल 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था। साथ ही गिरीश चंद्र बिष्ट, उत्तम सिंह, समीर अग्रवाल और शबाब हुसैन के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किए गए। वहीं अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करने जा रही है, जिसे लेकर कांग्रेस ने भी सरकार के फैसले का स्वागत किया है। देखिए, सीबीआई जांच का तो हम स्वागत करते हैं। देर आए दुरुस्त आए। इतना बड़ा घोटाला है पूरे राज्य में है और इस घोटाले में जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के लाखों लोगों को चूना लगाया गया, उनकी गाड़ी कमाई का पैसा लूटा गया, तो उसमें बहुत लंबे समय से उन अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, उनके जो पैसा है वो रिकवरी की मांग कर रहे थे। अब अंतोगत्वा मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है कि सीबीआई की जांच होगी। अब वो जांच कब संस्तुति करेंगे, कब वो जांच उसको स्वीकार करेगी सीबीआई, अब ये केंद्र सरकार पे। उत्तराखंड सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। सीएम धामी ने LUCC चिटफंड घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की मंजूरी दे दी है। जानकारी के मुताबिक कंपनी ने देश भर में 189 करोड़ का घपला किया और उत्तराखंड में 92 करोड़ का घोटाला किया। ऐसे में देखना होगा कि सीबीआई जांच के बाद अभियुक्तों के खिलाफ क्या ठोस कार्रवाई की जाती है और कब तक लोगों को उनका पैसा वापस मिल पाता है। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार का शोर आज थम चला है। ऐसे में जो प्रत्याशी है वो लगातार दिन भर अपना प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए। प्रदेश भर में जगह जगह जुलूस भी निकाला गया, मतदाताओं से लोक लुभावने वादे किए गए। स्क्रीन पर नजर आ रही ये तस्वीर पौड़ी की है, जहां कुल्हाड़ से प्रत्याशी पूर्व सैनिक शेखर सिंह नेगी प्रसार करते हुए नजर आए और जनता से वोट की अपील की। दूसरी तस्वीर नरेंद्र नगर में पट्टी दोगी में प्रत्याशी सुमन पुंडीर ने वहां की है, जहां उन्होंने खूब जमकर प्रचार प्रसार किया। और तीसरी तस्वीर लालकुआ की है, जहां प्रत्याशी दीपा कमलेश चंदोला ने शक्ति प्रदर्शन किया। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने जानकारी दी है। सचिव राहुल कुमार गोयल ने बताया कि हरिद्वार जिले को छोड़कर 12 जनपदों में 49 विकास खंडों में मतदान की प्रक्रिया सकुशल संपन्न हुई। उन्होंने बताया कि 5823 मतदान केंद्रों में 68% मतदान किया गया, जिसमें से 63% मतदान पुरुष जबकि 73% महिला मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2025 के प्रथम चरण में मतदान जो है दिनांक 24 जुलाई 2025 को सफलतापूर्वक, शांतिपूर्वक एवं पारदर्शी ढंग से जो है संपन्न हो चुका है। प्रथम चरण के लिए राज्य में सभी जनपद हरिद्वार को छोड़कर 49 विकास खंडों की संबंधित ग्राम पंचायतों में जो हमारे स्थापित मतदान स्थल थे, जिसकी संख्या 5823 थी, इनमें जो है प्रातः 8 बजे मतदान की प्रक्रिया सकुशल प्रारंभ हुई और प्रारंभिक आकलन के अनुसार प्रथम चरण में समग्र रूप से कुल 68% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है।
राजधानी देहरादून में ऑपरेशन कालनेमी के तहत बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने अवैध रूप से धर्मांतरण प्रकरण में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि गिरोह के तार पाकिस्तान और दुबई से जुड़े हुए हैं। आरोपी अपने घरों से दूर रहने वाली युवतियों को निशाना बनाने का काम करते थे। उनके साथ सहानुभूति दिखाकर उनका ब्रेन वॉश किया जाता था और उन्हें पाकिस्तान में बैठे मौलवियों से धार्मिक ग्रंथ कुरान की शिक्षा दी जा रही थी। युवतियों की शादी विशेष समुदाय के युवाओं से करवाने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन उत्तराखंड में यूसीसी और धर्मांतरण कानून लागू होने की वजह से उन्हें दिल्ली बुलाया जा रहा था। उससे कनेक्टेड हमारी इन्वेस्टिगेशन जब आगे बढ़ी तो उसमें जो भी अक्यूज्ड उसमें आए 4-5 अक्यूज्ड के नाम आए, जिसको 4 लोग की इसमें अरेस्टिंग जो है विभिन्न स्थानों से जो आगरा का केस था उसमें कनेक्टेड में उसमें हो गई है। साथ ही साथ जब केस की डेप्थ में और चीज़ें निकाली गई तो इसमें कन्वर्टेड नेम है सुमैया, जिसका भी धर्मांतरण ऑलमोस्ट हो चुका था और 3 बार उसको दिल्ली भी बुलाया गया था। उसके फेक कागज़ तैयार कर लिए गए थे और वो यहाँ पर एक लूडो का गेम है, उससे थोड़ी पाकिस्तान और इजिप्ट के लड़कों से, दुबई के लड़कों से कनेक्टेड थी और वहीं से इसका कनेक्शन जो है इसको धर्मांतरण के लिए प्रेरित करना, प्रलोभन देना, खासकर जो कन्वर्टेड सुमैया थी, इसका नाम कन्वर्टेड रखा गया था, वो उसको प्रलोभन देने के लिए उसके अकाउंट्स में भी काफ़ी सारे पैसों का जो है ट्रांजैक्शंस कराया गया, जो यहाँ से इंडिया के एक अकाउंट से दुबई से जो है पाकिस्तान पहुँचा। साथ ही साथ उसको अरबिक और सारी चीज़ें ऑनलाइन लगातार उसको अरबिक और इस्लाम के संबंध में उसको लगातार ऑनलाइन क्लासेस ली जा रही थी और उसका फेक आधार कार्ड भी जो है दिल्ली में जो बनाने का प्रयास हुआ जिससे उसको दुबई भेजा जा सके, उसमें भी जो है मेन मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान, उसको 2 बेटों को गिरफ्तारी वहाँ पर दिल्ली से हो चुकी है। वह दिनेशपुर नगर पंचायत ने लोगों को गर्मी से राहत देने का काम किया है। आपको बता दें कि नगर पंचायत में क्षेत्र में करीब 10 वाटर कूलर लगाए गए हैं और इसका फायदा वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2 के लोगों को मिलेगा। यहां व्यापारी और राहगीरों को स्वच्छ और ठंडा पानी मिल सकेगा। इसके साथ ही इस मौके पर ईओ दीपक शर्मा ने बताया कि एक वाटर कूलर को लगाने में करीब 1,30,000 रुपए का खर्च आया है। वही ग्रामीणों ने भी नगर पंचायत के इस कदम की सराहना की है। पे हमने पूरे दिनेशपुर नगर पंचायत में 10 वाटर कूलर स्थापित किए हैं, जिसमें हमने अभी 2 का उद्घाटन किया है और लगभग एक वाटर कूलर पे 1,20,650 रुपये की लागत आई है, जिसमें हमने वाटर कूलर, स्टेबलाइजमेंट और इलेक्ट्रिकल बोर्ड लगाए हैं। सड़कों की स्थिति बहुत खराब है, कब से बनने लगी। सड़कों की स्थिति को देखते हुए सड़कों के टेंडर हो चुके हैं और कार्य भी बरसात में कुछ सड़कों पे शुरू हो गया है। जल्द ही पूरे नगर पंचायत का सड़कों का। वहीं रुड़की के नारसन ब्लॉक में यूसीसी को लेकर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस अभियान के जरिए अधिकारी ग्रामीणों को समान नागरिक संहिता के प्रावधानों को लेकर लगातार जागरूक कर रहे हैं। शनिवार को भी झबरेड़ा के सडोली गांव में कैंप लगाया गया, जिसमें 26 मार्च 2010 के बाद हुई शादियों को यूसीसी पोर्टल पर रजिस्टर्ड भी करवाया गया। इस मौके पर ब्लॉक सचिव ने बताया कि ग्रामीणों को पहले से ही दस्तावेजों को लेकर जागरूक कर दिया गया था। हालांकि दस्तावेजों को लोगों में किसी तरह की कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा है। सर, ये ग्राम पंचायत सडोली विकासखंड नारसन में आज हमने समान नागरिक संहिता है, इसके अंतर्गत शादी की जो पंजीकरण है उनको लेकर एक कैंप लगाया है, जिनकी शादी 26 मार्च 2010 के बाद हुई है, उन सभी का रजिस्ट्रेशन हम यहाँ कैंप में कर रहे हैं। किस तरह से लोगों को समझा रहे हैं, किस तरह से लोगों की समझ में आ रहा है, किस तरह से लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं? सर, इसके लिए जो हमारे दूसरे लाइनर डिपार्टमेंट है, जैसे आशाएं हैं, आंगनबाड़ी है और एएनएम है, हमने पिछले लगभग 1 सप्ताह से इन्हें गाइड कराया कि भाई आप अपने अपने सर्वे में जाइए और हम खुद से भी पंचायत में घूमे हैं और लोगों को बताया है कि भाई आपके लिए ये दस्तावेज ज़रूरी है और उस दिन हम कैंप लगाएंगे तो आपको इन दस्तावेजों के साथ में आपको वहाँ उपस्थित होना है। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत।